अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर। आज हम एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जो कि है पाकिस्तान में 2025 में ई कॉमर्स के मौके और चैलेंजेस। दुनिया भर में ई कॉमर्स तेजी से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान भी इस तब्दीली का हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई मौके और चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स तेजी से किस सिमत में जा रही है, किन मौके से फायदा उठाया जा सकता है और किन मसाइल पर काबू पाने की अभी भी जरूरत है। आइए इस दिलचस्प गुफ्तगू का हिस्सा बनते हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद अली कुरैशी, जो कि ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक में एक्सपर्ट हैं और साथ साथ उनका काफ़ी वसी एक्सपीरियंस है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के हवाले से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू जी। अच्छा, ये कि आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का ई कॉमर्स का और लॉजिस्टिक का, वो क्या है एक्सपीरियंस? सना, मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो एक बड़ी रिनाउंड कंपनी है, कॉल कोरियर। वहाँ से मैंने अपना इनिशियल करियर जो कि लॉजिस्टिक का था वो मैंने स्टार्ट किया और वहाँ पर तकरीबन मैंने को 7-8 साल काम किया। इनिशियली सारा जो काम था वो कॉर्पोरेट सेक्टर का था, जिसमें हम डिफरेंट सेलुलर कंपनीज के लिए काम करते थे, हम बैंक्स के लिए काम करते थे। लेकिन विद द पैसिव टाइम, चूँकि हम अब डिजिटल पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमने बहुत अर्ली इस पर डिसाइड ये किया कि अब थोड़ा सा इसको हम भी डाइवर्सिफाई करें, तो हम भी ई कॉमर्स में हमने अपना जंप किया। तो वहाँ से ही जर्नी स्टार्ट हुई प्रॉपर ई कॉमर्स की, और मैंने तकरीबन को 4 साल वहाँ पे जो सर्व किया वो ई कॉमर्स का पूरा एक स्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो वो जर्नी बहुत अर्ली एज पे थी। उस वक्त लोगों को आइडिया नहीं था कि ई कॉमर्स क्या होता है। तब लोग बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल माइंड के साथ काम कर रहे होते थे। उनको लगता था कि शॉप्स पे जाके हम शॉपिंग करेंगे, चीज़ें लेंगे। तो वो एक रूटीन हमारी ज़िंदगी की थी। तो वो एक टफ टाइम था। उस वक्त लोगों को अवेयर करने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा, बहुत सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद फिर मैं जब वहाँ से मैंने छोड़ा और उसके बाद मैं फिर एक और रिनाउंड कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे मैं चला गया। उनका मेन बिजनेस तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन उन्होंने अपना एक टेक्नोलॉजी का विंग डेवलप किया और क्लिक मॉल के नाम से अपना एक मार्केट प्लेस डेवलप किया। वहाँ पे मेरा रोल थोड़ा सा और मैच्योर हुआ ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। वहाँ पे हमने डिफरेंट ब्रांड्स को अपने साथ ऑन बोर्ड किया, उनके बिजनेस को अपने पास अलाइव किया और फिर हम उनकी सेल प्रोड्यूस करते थे और सारी चीज़ों को एज अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल हम उसको रन कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे ई कॉमर्स का एक सेकंड पर्सपेक्टिव में पता लगा कि लॉजिस्टिक के साथ साथ जो शिपर है, जो अपना सामान भेजना चाहता है, उसकी जर्नी क्या है, उसकी लाइफ क्या है, उसकी क्या चैलेंजेस है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस पर हमने फिर सारा काम किया। फिर वहाँ पर तकरीबन 4 साल सर्व करने के बाद फिर मैंने ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स को ज्वाइन किया। ट्रैक्स को ज्वाइन करने का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था और चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट पेस पे हो रहा था। तो पिछले कुछ 4 साल से मैं ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स के साथ अटैच हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा जो मेन रोल है वो मैं पूरी डिवीजन को हेड करता हूँ, डिवीजन को। और वहाँ पे जितना भी ई कॉमर्स का बिजनेस है, जो अपना ऑनलाइन बिजनेस करता है, दे आर कस्टमर, उनको हम सर्विसेज देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं और डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आज से कुछ साल पहले, जब हम कोविड से पहले का टाइम देखते हैं, उस वक्त ई कॉमर्स या कोई भी बिजनेस वो एक डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट स्केल पे था। कोविड ने बिजनेस का जो कैनवस था बहुत ज़्यादा चेंज किया और बहुत डिफरेंट कर दिया। अब लोगों का जो पेस है, जो माइंड सेट है, जो तरीका कार है, बहुत डिफरेंट हो गया। और उसके बाद से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बूम आया ऑनलाइन बिजनेसेस का, क्योंकि जॉब्स कहीं ना कहीं स्टेक पे जा रही थी और बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज हो रहे थे। तो फिर छोटे लेवल पे लोगों ने काम शुरू किया और घर से स्मॉल स्केल SMEs, बड़े ब्रांड्स ने फिर इस तरफ डाइवर्सिफाई करना, फोकस करना शुरू किया टिपिकली कि ई कॉमर्स एक जेन्युइन इंडस्ट्री है, उसको डेवलप होना चाहिए। फिर वो ग्रो करते करते माशाल्लाह हर साल जो ग्रोथ पाकिस्तान की है वो बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और बड़े अच्छे नंबर्स पे चीज़ जो है आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है 2025 से स्टार्ट होने को है और ई कॉमर्स के जो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी भी बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं जिनको नहीं पता ई कॉमर्स है क्या, तो उनको थोड़ा सा बताइएगा। जी सना, ई कॉमर्स बहुत आसान अल्फाज में मैं बताना चाहूँ तो आप आज से कुछ साल पहले हम दुकानों पे जाते थे और वहाँ जाके हम शॉपिंग करते थे और सामान खरीदते थे। अब विद द पैसिव टाइम चीज़ें थोड़ी सी कन्वीनियंस की तरफ शिफ्ट हो गई हैं और हमारे लिए अब आसानी हो गई है। जैसे आप डिफरेंट फूड की प्रोडक्ट्स का जिक्र करें, जैसे फूड पांडा है और बहुत डिफरेंट जो है ब्रांड्स है जो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ई कॉमर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो काम आज से कुछ साल पहले मैं मार्केट में जाके और डोर टू डोर जाके डिफरेंट शॉप्स पे मैं मूव अराउंड करके चीज़ों को परचेज करता था, ये चीज़ें परचेज करता था, उसका अब एक डिजिटल वर्जन आ गया जिसमें मेरे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि मेरे पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस, जिसको मैं अपना मोबाइल फ़ोन कहता हूँ, अगर वो मेरे पास है तो ग्लोबली मैं दुनिया की कोई भी चीज़ अपने घर बैठे खरीद सकता हूँ। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एक आम बंदे के लिए कि ई कॉमर्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका आम बंदे की ज़िंदगी में कहाँ पे इम्पैक्ट आता है और उसका बेनिफिट कहाँ पे वो ले सकता है, वो ये है कि ई कॉमर्स एक ऐसा यूनिक बिजनेस
प्रपोजिशन है या मॉडल है जिसमें आपकी डिपेंडेंसी फाइनेंशियल मसल्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना डिपेंड नहीं करता। इसमें हर वो बंदा जो कुछ बेसिक नो हाउ रखता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखता है और उसको किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वो इजीली ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जंप इन कर सकता है और अपना बिजनेस जो है यहाँ पे डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, आपकी अप स्केल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी चूंकि फाइनेंशियल मसल्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप इसको घर बैठ के एक छोटे लेवल पे, एसएमई लेवल पे इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके एक बहुत अच्छी एक हैंडसम अर्निंग का एक सिलसिला आपने बना सकते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स में कौन से जो है डोमेन जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, लोग किस तरफ ज़्यादा जाते हैं, कौन से डोमेन में? सना, अगर मैं आपको स्टेट्स की बात करूं तो हमेशा से पूरी दुनिया में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्रोडक्ट होती है वो खवातीन के कपड़े होते हैं, क्योंकि खवातीन जो है वो सबसे ज़्यादा एक उनकी बाइंग एक रिलेशनशिप वो रिटेल बिजनेस पे भी था और वही ई कॉमर्स में भी शिफ्ट हुआ। तो अगर इसको हम हायरार्की वाइज डिफाइन करें, टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ कोर्स फीमेल प्रोडक्ट्स में क्लोथिंग का बहुत ज़्यादा काम है, फिर कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा काम है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शू इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल मार्केट में है वो आपकी होम अप्लायंसेस की प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाती है, आपके फर्नीचर की कैटेगरी आ जाती है। मतलब आज से कुछ साल पहले मैं बड़ा एक चीज़ को महसूस करता था कि हमने अपने घर में फोम खरीदना होता था, हम किसी शॉप पे जाते थे, वहां से फोम लेने के बाद एक गाड़ी आपको लेनी पड़ती थी जहाँ पे आपको शिफ्ट इन करते थे। अब आपके लिए बड़ा एक ईज हो गया कि आप घर बैठे आप किसी भी फोम की वेबसाइट जाते हैं, किसी भी फर्नीचर की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां जाके आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और विद इन कपल ऑफ डेज वो प्रोडक्ट जो है वो आपके घर पे पहुंच जाता है। तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट कुछ कैटेगरीज है जिसमें इस वक्त मार्केट में बहुत सारा बूम है और इसमें अभी अपॉर्चुनिटीज भी है। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा इसमें काम हो रहा है और इसमें अच्छा स्केलेबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसको आप अवेल कर सकते हैं और अभी भी काफी रूम अवेलेबल है जहाँ पे लोग जंप इन कर सकते हैं और नए प्लेस के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सही। अच्छा, 2024 में आप लोगों ने क्या चैलेंजेस देखे ई कॉमर्स के हवाले से सबसे ज्यादा? सना, सबसे ज्यादा जो हमें चैलेंज आया वो लास्ट क्वार्टर में और मिड ऑफ द क्वार्टर में कहीं भी हमारे साथ आया, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी की जो लिमिटेशन से हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, जिसमें इंटरनेट की ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लाइन लिमिटेशन थी, क्योंकि हमारा जो ई कॉमर्स का जो कंप्लीट बिजनेस है वो एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसने बहुत ज्यादा इसको थोड़ा सा पास किया और बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा डाउन किया और थोड़ी सी लिमिटेशंस डेवलप हुई, एक ये वाला मसला बड़ा हुआ। दूसरा जो मेजर फैक्टर आया ओवरऑल बिजनेस पे वो कहीं ना कहीं टैक्सेशन के मामला में थोड़ा सा जंप इन किया। उससे ये हुआ कि जो एक स्मॉल स्केल बिजनेस करने वाला था, क्योंकि उसके मार्जिन बहुत थिन होते हैं, बहुत ज्यादा कोई हाई स्केल मार्जिन पे काम नहीं करते, तो मैन्युफैक्चर के पास मार्जिन एक्चुअली होते हैं। जब आप एक मैन्युफैक्चर से सामान उठा के खुद उसको आगे फर्दर सेल आउट करते हैं तो वो लिमिटेड कहीं ना कहीं मार्जिन पे काम करते हैं, तो टैक्सेशन की वजह से वो उनको काफी डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ा। ये दो मामला ऐसे थे जिन्होंने पूरी की पूरी ई कॉमर्स जो जर्नी थी उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया। मतलब उसकी जो स्पीड हम फोर्स कर रहे थे 2023 में कि 24 में किस लेवल पे हम उसको ग्रोथ कर रहे होंगे, वो ग्रोथ उस लेवल पे नहीं जा सकी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिटाइज होगी। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि स्मॉल स्केल कहीं पे जंप इन हुए थे, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से उनका काम थोड़ा सा स्लो हो गया और उनको कहीं ना कहीं डिसीजन अपना रिवाइड करना पड़ा। तो ये दो फैक्टर्स बड़े क्रिटिकल रहे। अगर ये दो फैक्टर्स ना होते तो हमारी जो ग्रोथ है वो कम से कम 5 to 10% हम इससे ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जाते हैं जो इस वक्त हम इस ग्रोथ पे खड़े। तो ये फैक्टर्स ने हमें ज्यादा हिट किया उसमें। अच्छा, एक मोबाइल कॉमर्स की भी टर्म है, वो ई कॉमर्स से ही रिलेटेड है क्या? जी, मोबाइल कॉमर्स इज बेसिकली अ सब्सिडाइज्ड टर्म ऑफ द ई कॉमर्स। ऑफ कोर्स ये मोबाइल कॉमर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी वो तमाम चीजें जो आज से कुछ अर्सा पहले हम बड़े पीसी पे बैठ के सारी चीजों को मैंने यूज करते थे या लैपटॉप पे चलेगी, अब मोबाइल पे चलेगी। यानी कि आपकी जो शॉप आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देखते थे, अब वो इतनी कंपैटिबल हो गई है कि आपकी छोटी हैंडहेल्ड डिवाइस पे भी उसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको फैसिलिटेट करती है कि आप शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। तो उसी का एक सब वर्जन जो है वो मोबाइल कॉमर्स में आ गया, फिर एप्स में आ गया। ये तमाम प्रोडक्ट जो है उसी का सब सेक्शन है जो चीजों को फर्दर फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, आपने टैक्स के हवाले से तो बताया, अब हुकूमती पॉलिसीज हैं 2024 में जो थी, क्या आप वही पॉलिसीज देख रहे हैं, क्या वही 2025 में भी होंगी? आप कुछ उसमें कुछ चेंजेस? जी, उसमें क्योंकि मेरा बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज में मैं इंटैक्ट होता हूँ, उनसे मेरी डिस्कशन चालू होती है, बहुत सारी चीज़ों का हम प्लान कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज के साथ इन टच है, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा रिबेट दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ई कॉमर्स जो बहुत अर्ली एज पे है, अभी डेवलपमेंट के फेज पे है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना हम अपने जो सेलर है उसको फैसिलिटेट करेंगे, ये इंडस्ट्री जो है ग्रो करेगी और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल इकोनॉमी की अपलिफ्टिंग पे।
इस पे गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ों पे हमारे साथ डिस्कस भी किया है और कहीं पे कंसिडर भी किया है, लेकिन अभी अंडर डिस्कशन है। और अगर हम इस चीज़ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सर्टनली इसका एक बहुत बड़ा फायदा आएगा और आपका पूरा जो इंडस्ट्री है वो बेहतर तरीके से डेवलप होगी। लेकिन अगर हम खुदा ना खासा उस फेज को नहीं ओवरकम कर पाते तो फिर आपके जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होगा 2025 ऑनवर्ड चीज़ों को प्लान करना। अच्छा, 2025 में जो हमारे नौजवान हैं उन्हें कौन सी नई महारतों की जरूरत है ई कॉमर्स के हवाले से? ई कॉमर्स का जब हम जिक्र करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी डोमेन है, इसमें बहुत सारे सब सेगमेंट हैं जो कि पूरी इस इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट जो आता है वो एक मैन्युफैक्चरर है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम अपना कर रहे थे, लोकल भी कर रहे थे, इंटरनेशनल भी कर रहे थे, उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें ऐसे नौजवान जो कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अब ग्लोबल मार्केट जो है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ, तो बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर सकते हैं। इसके बाद ये होता है कि सेकंड स्टेप में आपके पास 3-4 डोमेन्स आती हैं जिसमें बहुत अग्रेसिव काम हो रहा है। एक तो टिपिकल ई कॉमर्स डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, फिर डेवलपमेंट के बाद सेकंड फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिजिटल मार्केटिंग का है कि आप डिजिटली कितना उसका एक्सपोजर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सड़कों पे बिलबोर्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसी को डिजिटली कनेक्ट करना उन स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के साथ जो कि उस माइंडसेट के साथ या उन स्पेसिफिक सर्चेस के साथ नेट पे आते हैं और चीज़ों को परचेज करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा उसमें काम है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसमें यंग जनरेशन अपने आप को पेनिट्रेट कर सकते हो, बहुत बड़ा एक गैप अवेलेबल है और बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वो लॉजिस्टिक साइड है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आज भी एक अच्छी प्रैक्टिकल कंपनी की गुंजाइश मौजूद है और वहाँ पे आके उस साइड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। फिर इसकी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिसमें आप डिफरेंट डिजिटल एजेंसीज आ जाती हैं जो कि आपका पूरा डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट में काम करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काम करते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और इनमें से कोई भी एक डोमेन एज अ कैरियर भी आप उसको ऑप्टेन कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर भी आप डेवलप कर सकते हैं। सही। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि 2024 में लोग फिर भी आ रहे हैं ऑनलाइन की, लेकिन जो लोग नहीं आते उनका क्या रीजन होता है? अच्छा सना, इसमें 2 तरह के फैक्टर्स मैंने देखे हैं। थोड़ा सा रिलक्टेंसी लोगों के अंदर होती है क्योंकि जब हम एक कन्वेंशनल बिजनेस माइंड के साथ जब हम मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे थे और एकदम से वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक हमारे अंदर फेयर फैक्टर डेवलप जरूर करता है क्योंकि लोगों के ज़िम्मे आता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमें लॉस हो जाएगा या हमारे लिए इसको सस्टेन करना मुश्किल होगा, इसको संभालना मुश्किल होगा। तो उन लोगों के लिए मैं हमेशा एक बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग बात बताता हूँ कि इस बिजनेस की ब्यूटी यही है कि इसके सारे कंट्रोल हर उस इंडिविजुअल के हाथ में हो सकते हैं जो काम स्टार्ट करता है। इसमें आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्पेंड करके डिजिटली बहुत ज्यादा ऑर्डर दे सकते हैं, आप कम स्पेंड करके कम ऑर्डर ले सकते हैं, आप अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और इन तमाम मामलों को करने के लिए आपको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ये एक फेयर फैक्टर है जिसकी वजह से लोग थोड़े से रिलक्टेंट है कि शायद ये काम इतना ज्यादा फ्रूटफुल या इम्पैक्टफुल नहीं होगा। और उसके पीछे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आज भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक फैक्टर जो कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा इंडस्ट्री बनने से रोक रहा है, वो यहाँ की जो आपकी जो बाय लॉज हैं उनकी इन्फोर्समेंट होना बहुत जरूरी है। आज भी जब हम घर में वो चीज़ मंगवाते हैं, जैसे हम लॉजिस्टिक में चूंकि मैं काम करता हूँ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के मैं आपको बताऊं कि जब उनके पार्सल भी जाते हैं तो एंड कस्टमर हमें फोन करके फिर रिकन्फर्म करता है कि XYZ ब्रांड से ही आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा शेकी है। फिर उनको ये पता है कि अगर प्रोडक्ट खराब आ गया उसके रिटर्न की प्रोसेस क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट की मतलब क्या कैसे मैं मैनेज करूंगा। तो ये तमाम फैक्टर्स का जो है इन्फोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर 2025 में हमने इस बिजनेस को प्रॉपर इंडस्ट्री की शेप में डेवलप करना है तो फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसमें लॉजिस्टिक भी आती है, उसमें शिपर भी आता है, उसमें जो कंसाइनी है जिससे सामान खरीदना है उसको भी थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम एक टर्म अक्सर यूज करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, जिसको कैश ऑन डिलीवरी। तो COD का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि COD के अंदर जो आपका एंड कस्टमर है जिसने प्रोडक्ट मंगवाई है उसका स्टेक नहीं है। उसका स्टेक इसलिए नहीं है कि उसके घर पे वो प्रोडक्ट पहुंच दिया, उस प्रोडक्ट को घर पे पहुंचने के लिए 3-4 मेजर अगर मैं आपको कंट्रीब्यूटर बताऊं, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, फिर वो बायर है, फिर उसके बाद सेलर है, फिर लॉजिस्टिक कंपनी है, फिर डिजिटल वाली कंपनी। तमाम लोगों की एफर्ट्स के बाद वो सामान जब कंसाइनी के घर पहुंचता है वो बड़ी आसानी से कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो वो जो रिजेक्शन वाली फैक्टर आज भी तकरीबन मैं आपको बताऊं कि अगर हम 15 to 20% रिजेक्शन की बात करते हैं उसमें आज भी 5 to 7% रिजेक्शन वो है जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट लिए बगैर ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो वो वाला फैक्टर थोड़ा सा सरपास करता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। उसमें लॉजिस्टिक भी अपने चार्जेस ले लेगा, डिजिटल ने भी इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है और बाकी तमाम लोग उसमें पैकेजिंग और तमाम मामले हो चुके होते हैं, लेकिन वो जो लॉस है वो बड़ा डैमेजिंग है।
उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा। एक्चुअली लोगों का ना ट्रस्ट भी नहीं होता, वो ना कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा फेवर करते हैं, ऑनलाइन अदायगियों के जो फ्रॉड आते हैं उससे थोड़ा सा बचने के लिए। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल वो ऐसे। ऑनलाइन अदायगियाँ ना करने की वजूहात क्या है? अच्छा, ऑनलाइन अदायगी जैसे आपने खुद भी हम्म। बताया कि एक तो बहुत बड़ी वजह ये कि लोगों का हम्म। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा शेकी है। ग्लोबल अगर आप मार्केट की बात करें, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, अली एक्सप्रेस हो गया, अभी रिसेंटली टेमू का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इन वेबसाइट्स पे इनकी जाके कार्ड आज पे भी पेमेंट है। हम कार्ड पे पेमेंट करते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली करते हैं, हम्म। हालांकि क्रॉस बॉर्डर ये मूवमेंट्स हो रही हैं। अब रीजन क्या है, अगर आप उसको पूरा अपने एक्सपीरियंस को देखा होगा, उसमें आपकी जो अमाउंट है, जो बंदा पे कर रहा है उसकी अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सिक्योर है। अगर आपके पास प्रोडक्ट पहुंचती है, आपको प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट नजर आता है, कोई भी मसला आता है, आप रिफंड पॉलिसी के अगेंस्ट इजीली अपनी जो है अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये वाले बायलॉज अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंप्लीमेंटेड नहीं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि है ही नहीं तो ये राइट स्टेटमेंट होगी। जब तक वो नहीं होगा तो एंड कस्टमर कहीं ना कहीं शेकी रहेगा। और हमारे मुल्क में, मतलब इस वक्त पाकिस्तान या एशिया रीजन में आपको सीओडी की सबसे ज्यादा रेशो नजर आएगी। ग्लोबल मार्केट में आपको 90% लोग जो है वो प्रीपेड पे चले गए, क्योंकि वो इजी गोइंग प्रोसेस है। आप चूंकि प्लास्टिक मनी को मैनेज करना जरा आसान काम होता है और आपके लिए बड़ा इजी गोइंग सिलसिला कार है कि आप पेमेंट जो है वो कार्ड से पे कर दें या ऑन स्पॉट आप पे कर दें, बजाय इसके कैश आपको कैरी करना पड़े। लेकिन जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं फिर उनको थोड़ा सा होल्ड करता है कि आप प्रोडक्ट की क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट ठीक आएगी। और अगर गलत भी आ गया तो उसके बाद आगे के स्टेप्स इतने टेयरिंग है, आपको ब्रांड को ढूंढना पड़ता है, आपको दोबारा रिटर्न की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आपको ड्रॉप करना पड़ता है, तो वो उस पूरे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि वो सीओडी वाला मामला जो है वो ज्यादा बेहतर है और वो ज्यादा इजीली। हालांकि प्रीपेड में ये है कि आपका अगर वो ध्यान में कोई स्क्रू बॉडी हो, वैसी कोई ऑटोनोमस बॉडी हो जिस पूरे चीज को फैसिलिटेट कर रही हो, तो हर एंगल पे बेहतर है। वो लॉजिस्टिकल भी फायदा है, जैसे हम लॉजिस्टिक में जाके जब हम कैश पे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो हम भी स्टेक पे होते हैं। हमारा राइडर एक मेजर सिटी में जब सुबह से शाम तक काम करता है तो वो लाखों रुपए का कैश का होता है। अब वो कैश के कहीं पे स्नैच होने की, रॉबरी होने के चांसेस भी होते हैं। इसी तरह जो ब्रांड है उसके पास भी ये खौफ होता है कि मेरा पार्सल जा तो रहा है, अगर ये पहुंचा और कस्टमर ने इनकार कर दिया तो मेरा उसमें क्या होगा। लेकिन हमें एंड कस्टमर को पहले उसमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि अगर आप मुझे प्री पेमेंट करते हैं तो आपको उसका प्री एडवांटेज क्या है और पोस्ट एडवांटेज में मैं रिटर्न को कैसे मैनेज करूंगा। तो फिर ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी और आपकी जो प्री पेमेंट है वो बेहतर नंबर्स में आ जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान में जो एक चैलेंज है नेक्स्ट कि हम शहरी इलाकों पे तो फोकस कर रहे हैं, हम देही इलाकों को कैसे फोकस कर सकते हैं? जी, जैसे मैंने अभी इस पॉडकास्ट से पहले आपको बताया कि आज भी पाकिस्तान में 3% लोग जो हैं वो ओवरऑल इस पूरी ई कॉमर्स जर्नी को कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ी एक ऐसी नंबर्स हैं जो अभी भी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। जहां तक गाँव और देहात वगैरह का ताल्लुक है, वहां पे सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है और आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगी कि पिछले कोई 1-2 सालों में हम बहुत सारा लास्ट ईयर की जो बात नहीं करते, जब बहुत स्पर्ब एरियाज की हम बात करते हैं, लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो लोगों की ई कॉमर्स की रुझान है वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। क्योंकि जो मेट्रो सिटीज है वहां पे इतना ज्यादा अपस्केल हो चुका हुआ है और डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और वहां पे एक्सेसिबिलिटी है। आज मैं लाहौर जैसे शहर में बैठ के मैं बाहर निकलूंगा, मेरे घर से थोड़े फासले पे हर तरह का ब्रांड अवेलेबल होगा, लेकिन जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जो है डेवलप होते जा रहे हैं। और मैं अगर आपको मतलब बड़ा कॉन्फिडेंटली बताऊं तो अगले कुछ सालों में हम कम से कम सेकंड और थर्ड ईयर में बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव पोजीशन में आ जाएंगे, जहां पे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी ऑर्डर्स को लेना वो बहुत ज्यादा एक अच्छी नंबर्स में शिफ्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा, खवातीन का क्या किरदार होना चाहिए ई कॉमर्स में, क्योंकि अभी तक वो इसको काम को इस्तेमाल करते हुए डरती हैं? जी, इसमें दो चीजें, एक तो वो खातून है जो घर में बैठ के ऑर्डर करती हैं, एक वो खातून है जो अपना को बिजनेस स्टार्ट करे। मुझे लगता है कि खवातीन के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। खवातीन क्या इसमें जेंडरलेस अगर मैं बात करूँ तो हर जेंडर के लिए इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और वो खवातीन जो अपनी फैमिली के साथ भी चीजों को मैनेज कर रही है, चीजों को लुक आफ्टर कर रही है, उनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि घर से बैठ के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं और विदाउट एनी फेस टू फेस एनी फिजिकल इंटरेक्शन वो उसको बहुत अच्छे तरीके से अपस्केल कर सकती है। मैं बहुत से ऐसी खवातीन को जानता हूँ जो कि स्टार्टअप लेवल पे काम कर रही है और वो मिलियन ऑफ रुपीज का काम जो है पाकिस्तान में घर बैठ के डेवलप कर रहे हैं। उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो तमाम हैसल, क्योंकि आपको घर से निकलना, आपको एक फॉर्मल जॉब पे जाना, चीजों को मैनेज करना, उसको सारा रन करना, वो एक टेयरिंग काम है। तो अगर आपको ये ईज मिल जाती है और आप घर बैठे अपनी चीजों को डेवलप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी एक सिलसिला कार है। अगर इसका दूसरा पहलू मैं बताऊं जहाँ पे खवातीन एज अ बायर इसमें कहीं इंटरेक्ट करती हैं, तो वहां मुझे लगता है कि खवातीन चूंकि एक बहुत बड़ा अगर रेशो में बताऊं तो 80-85% लोग जो हैं जो बाइंग ऑनलाइन हो रही है वो खवातीन कर रही है।
उसमें खवातीन का थोड़ा सा होता है कि खवातीन जब कोई चीज बाय करती है तो उनकी वो लाइकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, उसकी पूरी रिसर्च इतनी मैटर नहीं करती। तो मुझे लगता है इस पे काम करने की जरूरत है। जो बहुत सारे आपको स्कैम्स आजकल नजर आते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया पे लोग लगा रहे होते हैं कि ये मेरा मसला हो गया, प्रोडक्ट गलत आ गई, चीज होगी। तो आप जब भी परचेजिंग करें, जब भी बाइंग करें, तो आप उस ब्रांड की कुछ वेयर अबाउट को जरूर स्टडी करें। आप क्योंकि एक प्रोडक्ट जिसकी एक स्पेसिफिक मार्केट में प्राइस है, उससे बहुत ज्यादा ही वो नीचे आपको प्राइस पे चीज मिल रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको उसको वेरीफाई करना चाहिए। तो हम वेरीफाई भी नहीं करते, हम ब्लेम तो बाद में कर देते हैं कि चीज गलत आ गई, लेकिन उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। और आजकल के दिन में तो गूगल पे, फेसबुक पे आप किसी भी ब्रांड का नाम लेके तो आपको बहुत सारे उसके रिव्यूज भी मिल जाते हैं, उस प्रोडक्ट की वाइबिलिटी भी मिल जाती है, उसके मल्टीपल वेंडर्स भी मिल जाते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर दो फैक्टर किए जाए तो एक अच्छी एक आप इसमें चीज बना सकते हैं और आप बिजनेस को बड़े तरीके से रन कर सकते हैं। अच्छा, 2025 में क्या चीज ऐड होनी चाहिए आपको, जो लगता है मिसिंग है अभी तक पाकिस्तान के हवाले से? ओवरऑल इंडस्ट्री में जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आपको पता है कि आजकल एआई पे बहुत सारी बात हो रही है, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, और हमें लगता है कि फ्यूचर में शायद ह्यूमन डिपेंडेंसी जो है और वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ, इस वक्त जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हो रही है वो बॉट कॉल्स पे हो रही है, आपके बॉट सिस्टम पे हो रही है, आपकी कस्टमर सर्विसेज ऑटोमेट हो जाएगी। वो इतना स्ट्रॉन्ग एक इंजन बन जाएगा, उसकी लर्निंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसके बाद आपको फिजिकल स्टाफ को ऐड नहीं करना पड़ेगा। वो एक ओवरहेड कॉस्ट होती है कि जब आपका बिजनेस ग्रो करता है तो उसके साथ साथ आपको लोगों को ऐड करना होता है टीम के अंदर, जो आपके तमाम मामलों को लुक आफ्टर करती है। एआई आने के बाद ये होगा कि आपकी वो डिपेंडेंसी नहीं देगी, आप जरा स्केलेबल हो जाएंगे, आप जरा बेहतर तरीके से चीजों को ऑटोमेट करके यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि किसी भी बिजनेस की सक्सेस की सबसे बड़ी स्टोरी होती है वो आपकी आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले हम बात करते थे कस्टमर सर्विसेज की, वर्ड ऑफ माउथ, अब कस्टमर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब कस्टमर एक्सपीरियंस पे आ गए कि कस्टमर के पास जो चीज पहुंच गई उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि वो आपकी वाइबिलिटी डेवलप करती है और उसी की बेस पे जितनी भी सोशल वेबसाइट्स हैं उनके जो एल्गोरिथम्स हैं उनको रीड करते हैं, यानी रिव्यूज जो आ रहे होते हैं वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। यानी अगर आप ई कॉमर्स करें तो साथ में डिजिटल मार्केटिंग मस्ट करें, क्योंकि कुछ लोग जो है स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उनका प्रॉब्लम ये आता है डिजिटल मार्केटिंग वो कहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैं बताया कि आप चूंकि इतना नॉलेज बेस कोविड के बाद इंटरनेट पे अवेलेबल है कि आपको अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे नॉलेज की एक्सेसिबिलिटी में को मसला है। नहीं, अभी भी बहुत सारे नाजरीन ऐसे हैं जो नए स्टार्ट कर रहे हैं देही इलाकों में, जो देख रहे हैं वो हो रहे हैं कि हम ये काम करें, लेकिन अभी भी लैक ऑफ नॉलेज है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस सिलसिले में मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। ट्रैक्स में हमने एक प्रोडक्ट बनाई है जिसका नाम है ट्रैक्सीफाई। उस प्रोडक्ट को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम समझते थे कि आज भी पाकिस्तान में जो बंदा अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो उसको कुछ बेसिक्स कॉस्टिंग कहीं ना कहीं अडॉप्ट करनी पड़ती है, जो कि शायद एक वो भी क्लास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल है जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है। वो सोचते तो हैं कि हमने काम करना, लेकिन उनके पास इतने जराई नहीं होते चीज़ को कर सकते। तो हमने उसके लिए एक पाकिस्तान मेड एक प्रोडक्ट बनाई। इसके कंपेटिटर ग्लोबल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उस प्रोडक्ट को बनाने का मकसद ये था कि लोकल लोगों को एम्पावर किया जाए। आज से कुछ साल पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ फेसबुक पे एक पेज बनाते थे, इंस्टा पे बनाते थे और सेलिंग शुरू करते थे। अब ये सेलिंग किसी हद तक तो एक्सेप्टेबल थी, लेकिन कुछ अर्से के बाद जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, अपस्केल करता है, तो लोग इस चीज का कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि अगर आपकी एक फॉर्मल वेबसाइट हो, आपका एक वेब स्टोर हो जहाँ पे आके लोग परचेज कर सकें। अब जब वो जगह आता था लोग समझते थे कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, हम फिर करें। तो हमने भी ट्रैक्सीफाई के नाम से एक प्रोडक्ट डेवलप की जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत यूजर फ्रेंडली, वो ऐसी प्रोडक्ट हमने बनाई है कि ऐसा बंदा जो कि कंप्यूटर पे सिर्फ क्लिक्स कर सकता है वो अपनी वेबसाइट 3 मिनट में बना सकता है। उसके बनाने से क्या हुआ कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया। जो बंदा वेबसाइट पे आ गया उसको ये फील आती है कि उस बंदे ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, एक पूरा डिजाइन, एक पूरी प्रोडक्ट प्रोटोकॉल को फॉलो किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं काम भी सही तरीके से कर रहा होगा। तो ये वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो विजिबिलिटी है, क्योंकि डिजिटल में आप किसी बंदे से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वो आपसे बहुत फासले पे कहीं बैठ के वो ऑनलाइन आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। आपकी प्रोडक्ट में इतनी जान होनी चाहिए, आपकी फोटोग्राफी में इतनी जान होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी कंपेटिटिव होनी चाहिए कि कस्टमर जो है वो उस पर अपील करे उन चीजों से और वो उसको परचेज करने में मजबूर हो जाए। तो ये वाले फैक्टर्स पे काम करना बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग यकीनन बहुत बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ
आपको कस्टमर एक्सपीरियंस पे कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो उसका मतलब सिर्फ यही है कि आपने इन्वेस्ट किया और आपने बिजनेस जनरेट कर लिया, लेकिन लॉन्गर रन में आपको ऑर्गेनिक बिजनेस चाहिए, आपको ऐसा कस्टमर चाहिए जो आपका रिटर्निंग कस्टमर बन के आए। जब वो आपके पास आता है तो फिर वहां पे आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे आपको डिजिटल की स्पेंडिंग किए बगैर भी आप एक रीजनेबल बिजनेस को कहीं ना कहीं एंजॉय कर सकते हैं। अब आज जैसा हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के कहीं लिमिटेशन आ जाती है, इंटरनेट की लिमिटेशन आ जाती है, तो अगर आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत अच्छी डेवलप हुई हो तो ये वाले फैक्टर आपको किसी हद तक कम इम्पैक्ट करेंगे, कम इफेक्ट में लेके जाएंगे और आप बेहतर रिजल्ट्स को जो है ना एंजॉय कर सकेंगे। अच्छा, ई कॉमर्स के हवाले से तो बात हुई, आपका लॉजिस्टिक में भी एक्सपीरियंस है, लॉजिस्टिक्स में क्या प्रॉब्लम आपको फेस हुई खासतौर पे 2024 में, जो कि आप चाह रहे हैं 2025 में ना हो, क्योंकि वो भी सारी चीजें ई कॉमर्स से ही जुड़ी हुई हैं। अच्छा सना, ये आपने बड़ी की बात आपने मेरे से पूछ ली। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बारे में हमेशा एक जो सेलर होता है उसको लगता है कि हम शायद बहुत ज्यादा चीजों में फ्रॉड करते हैं, हम टाइम पे चीजें नहीं पहुंचाते, हम डिलीवरी नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर देते हैं। इस तरह जो एंड कस्टमर होता है वो भी ये कहता है कि जी मुझे नहीं मिला, मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था, सब चीजें थी। हम इसी को एक्सेप्ट करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हाँ बिल्कुल बरयुज़ ज़माना ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जहाँ पे हम चीजों को मिलकर बेहतर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब आपका ऑर्डर लैंड करता है उससे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज होती है। आपके पास जब ऑर्डर लैंड करता है और अब जो इस वक्त सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम्स है, जिसमें फेसबुक की खास तौर पर बात करूं, वहां पे आप अगर एक्सपीरियंस करें, अगर दिन के किसी टाइम पे आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखते हैं उसके बाद सारा दिन आपको उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट ही नजर आती है, क्योंकि बहुत सारा बम्बार्डमेंट करता है। अब अगर आपने दिन में 4-5 वेबसाइट पे ऑर्डर कर दिया और उसमें से ऑफ कोर्स आप 1 या 2 प्रोडक्ट लेंगे, आप सारी चीजें नहीं परचेज करेंगी, तो ब्रांड के पास पहला स्टेप ये है कि जब आपका ऑर्डर लैंड करता है तो एड्रेस वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज भी लाहौर लिखते हैं सिर्फ एड्रेस में और एक घर का एड्रेस नाम नहीं देते और नियरेस्ट माइलस्टोन का नाम देते हैं और उसकी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑर्डर घर पहुंच जाएगा। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो एड्रेस वेरिफिकेशन, लोग डर रहे होते हैं अपना एड्रेस डालने से, चीज मंगा रहे हैं लेकिन एड्रेस नहीं डाल रहे। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। तो वो हमें उस पर एड्रेस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। फिर कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन की, वो बहुत जरूरी है। 2 स्टेप जो है ये उस सेलर के पास आते हैं। फिर हमारे पास जब आता है तो अगर हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो हम फिर अपने सिस्टम को इतना बेहतर एम्पावर कर सकते हैं कि हम टाइमली डिलीवर करें, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि जो पार्सल जाता है और हम वापस रिटर्न कर देते हैं उसमें बेनिफिट है। ये बिल्कुल मिथ है। इसकी वजह ये है कि हमारी वो जो व्हीकल, जो स्टाफ यहाँ से उठा के लेके गया, हम उसके लिए भी कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर वो पार्सल उस सिटी से उठ के वापस आना, उसकी भी कॉस्ट हमें कहीं ना कहीं इनकर करनी पड़ रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें इसका कोई फायदा, हम भी उतने ही कंसर्न होते हैं प्रोडक्ट के बारे में डिलीवरी के लिए जितना वो ब्रांड होता है। तो ये वाली चीज करना बहुत हमें एक फैक्टर चैलेंजिंग रहा। फिर ये कि एंड कस्टमर के पास जब हम पहुंचे तो एंड कस्टमर, देखें मैं हमेशा बात करता हूँ कि इस पूरी जर्नी में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारा वो ग्राउंड स्टाफ है, जिसको हम राइडर कहते हैं, जो कि पूरे सिटी में पूरी कंट्री मूव करता है। वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और हर बंदे की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। किसी में हो सकता है वो अच्छे मूड में ना हो, या किसी को हो सकता है वो कुछ परेशानी में हो, किसी पे वजह से हो सकता है। और वो सारा दिन जिस तरह वो बाइक पे पूरा दिन मूव करता है, वो बहुत मुश्किल काम है। गर्मियों के दिनों में आपको ट्रैवल करना, आपको एक पैकेट के लिए घर पे जाना, वो एक मुश्किल काम है। तो ये हमारा मजहब भी हमें सिखाता है, हमारी एथिक्स भी सिखाते हैं कि उसको आप, अगर आप उससे आराम से बात करेंगे, उसको आप एक गिलास पानी पूछ लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि उसकी एनर्जी जो है वो कंटेन रहेगी। तो हमें इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है कि वो राइडर जो है उसके साथ हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से बिहेव करें, ताकि वो भी अपनी रिस्पेक्ट फील करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा ओपनली बता रहा हूँ कि हम उसको किसी कंसिडरेशन में नहीं लाते। वो बाहर खड़ा है, हम पार्सल अंदर ले जाएंगे, हम काफी देर खोल के चेक करेंगे, तसल्ली करेंगे, फिर पैसे देंगे या सामान वापस कर देंगे। तो ये तमाम मामले उसको भी हर्ट करते हैं। अब अगर ये मामला उसका दिन के स्टार्ट में ऐसा कुछ हो गया तो सारा दिन हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह करेगा। तो ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। हमें इस पूरी इकोसिस्टम में तमाम लोगों को कहीं ना कहीं टाइट करने की जरूरत है। उसमें मैं लॉजिस्टिक को भी हमेशा कहता हूँ कि लॉजिस्टिक पे भी कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। यानी कि आज एक बंदा अपना ई कॉमर्स का काम शुरू करता है, वो गूगल पर जाके लिखे कि बेस्ट पूरी कंपनी पाकिस्तान, फिर वो टॉप रैंकिंग में वो बताए। देखिए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपकी प्राइस कितनी अच्छी है, आपका टाइम कितना बेहतर है और आपकी रिटर्न की वर्किंग कितनी स्ट्रांग है। अगर 3 चीजें कोई कंपनी दे रही है तो ऑफकोर्स आपके बिजनेस को अपस्केल करेगी। अगर कंपनी पैसे कम ले रही है लेकिन आपकी डिलीवरी रेशियो को बहुत ज्यादा कहीं कंप्रोमाइज करवाई तो वो अल्टीमेट एक लॉस है। और डिजिटल में ये कि जो वॉइस आपके अगेंस्ट रेज होगी है, आपके हक में रेज होगी है, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। ये एक स्प्रेडिंग प्रोसेस है। ये एक दफा कहीं जर्नी में कनेक्ट हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको स्टॉप नहीं कर सकती और उसका इम्पैक्ट भी बहुत डैमेजिंग होता है। तो इन फैक्टर्स पे काम करने की जरूरत है। अगर ये हमारे साथ कनेक्ट हो जाए तो हम भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और पूरी इस जर्नी को ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अच्छा, जैसे कि 2024 में हुकूमत भी चेंज हुई, जी। फिर हम ये देख रहे हैं 2025 भी हम उसी हुकूमत के साथ होंगे इंशाल्लाह। तो फिर हुकूमत की कौन सी पॉलिसीज हैं जो हर्ट करती हैं ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक को बहुत ज़्यादा? सना इसमें ना मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, कंपनी की कंट्री की अपस्केलिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ पॉलिसीज पे ना आपको एक म्यूचुअल कॉन्सेंट पे आना बड़ा जरूरी है। इस पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ कोर्स। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से एवेन्यूज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमारा हमसाया मुल्क जो कि हमारे साथ उसको इंडिपेंडेंस मिली, उसने हमारे साथ काम शुरू किया, वो इस वक्त जिन जिन नंबर्स पे हैं, जिन नंबर्स पे हम, उसमें मेन डिफरेंस ये है कि उन्होंने अपनी एक नीश डेवलप की, उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, बहुत ज़्यादा काम किया। तो इस वक्त जो मैं अगर इस चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट इस वक्त इन पावर है। ये कुछ ऐसी डोमेन्स है जहाँ पे हमें एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से कुछ ऐसी बायलॉज या पॉलिसीज को इन्फोर्स कर देना चाहिए जिससे बिजनेस हर्ट ना हो। क्योंकि अगर आप हर नई गवर्नमेंट के साथ ये आप प्लान करेंगे कि आपको पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है, पूरी चीजों को दोबारा रीफ्रेज करना है, तो फिर हम कभी भी तरक्की की राह पे नहीं चल सकेंगे। टेक्नोलॉजी एक ऐसी फ्रूटफुल और ऐसी लुक्रेटिव ऑप्शन है जहाँ पे आपकी मैन पावर रिसोर्स की ऑप्टिमाइजेशन, उसका आउटकम और उसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस पे तमाम गवर्नमेंट जो एक्टिंग है और जो एक्स कंपनी जो गवर्नमेंट्स हैं और जो बाकी लोग हैं, इनको बैठ के सीरियसली इस पे सोचना चाहिए कि हमें इस इंडस्ट्री को, इस पूरी चीज को कैसे अपस्केल करना है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन है उसमें शायद इंडस्ट्री हमें बहुत ज्यादा जो फिजिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री है वो शायद इतना पावर ना कर सके। हम एक ज़रई मुल्क है, उसका हमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। उसकी वजह ये कि हम ऑटोमेट नहीं कर पा रहे, हम वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। उसके पीछे वजह यही है कि आपको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आके किस तरह की पॉलिसीज लाएगी, किस तरह की चीजें इन्फोर्स करेगी और सारी चीजों को सरपास कर देता है। हमारी डिपेंडेंसी आ जाती है। लॉजिस्टिक की बात करो तो हम डिपेंड करते हैं कि फूड की प्राइसिंग कितनी ऊपर जाएंगी, कितनी नीचे जाएंगी। तो ये तमाम फैक्टर देखिए, हमारी इकोनॉमी, हमें ये समझना चाहिए कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हुए हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि हमने यहीं पे रहना है। हम इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो यूथ है, एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पास यूथ का है, जो कि अगर उसको डायरेक्शन दी जाए, उसको बताया जाए कि उसने क्या बेहतर डेवलप करना है, तो उससे बहुत बेहतर रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। तो पॉलिसीज को लॉक करना बहुत जरूरी है, रिगार्डलेस की कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट नहीं आएगी। जब तक हम पॉलिसीज को इन्फोर्स करके उसको एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक हमें ये मसले की चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो इस पे काम करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट इस पे करती है, गवर्नमेंट फोकस है, बहुत सारी चीजों पर वो इनिशिएट भी कर रही है, लेकिन ये कि जो पॉलिटिकल अगर क्राइसिस है तो उसका इन्फोर्समेंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके बिजनेस ग्रोथ पे नहीं होना चाहिए। तो फिर तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही। इंटरनेशनल मार्केट से हम अभी तक मुकाबले के लिए तैयार हैं या अभी भी हम बहुत लैग करते हैं? सना, ऑप्टिमिस्टिक आंसर ये कि हम बिल्कुल तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं और आज का जो मेड इन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट कर पाकिस्तान की प्रोडक्ट लाइन जो है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन है जिसमें हमारा कोई जवाब नहीं है। हम उससे बहुत बेहतर चीजें करें, जैसे हम सॉल्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें, हम लेदर की बात करें। ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। उनको डायरेक्शन नहीं है, उनको विजनलेस एफर्ट हो रही है। इंडिविजुअल लेवल पे तो एफर्ट्स हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट नहीं कर पा रहे। तो हम अगर इन तमाम चीजों को ओवरकम कर लेते हैं तो हम मार्केट में बहुत अच्छी प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कम्पीट कर सकते हैं। ऐसे मुल्कों से कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट भी बड़े कम है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में जान है और पोटेंशियल है। सिर्फ इसको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है और पॉलिसी की एनफोर्समेंट जरूरी है। डायरेक्शन की आपने बात की, लैग कहाँ कर रहा है कि यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जा रहा है या यूनिवर्सिटीज से जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनको गाइड नहीं किया जा रहा, कहाँ ये चीज लैग कर रही है? ये वाला अक्सर एक डिस्कशन में चल जाती है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया लिंकेजेस की बात होती है। इसमें सब लोगों को थोड़ा सा फैक्टर लेना पड़ेगा। खाली एजुकेशनल साइड को हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी अच्छी जर्नी जो डेवलप होती है वो पढ़े लिखे लोग इन्हीं यूनिवर्सिटी से निकले, यहीं से निकल के साइड से कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम अपनी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको हम लोग उसको रेवोल्यूशन प्रोसेस से नहीं गुजार रहे। हम आज भी एक टिपिकल एजुकेशनल सेक्टर से गुजर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चे को पढ़ाते हैं तुमने ये बुक पढ़नी है तो तुम्हारी ये मार्क्स आने चाहिए, तुमने ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग से हमें निकलना पड़ेगा। अगर हमें टेक्नोलॉजी एरा में आना है तो हमें प्रैक्टिकलिटी पे आना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेड्स। अगर हम ग्रेड्स के चक्कर में पढ़े नहीं गए तो फिर जब स्टूडेंट निकलता है और मार्केट में जब पहले दिन वो अपने आप को किसी इंडस्ट्री में अपने को फिक्स करने की कोशिश करता है तो वो फिट नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री उससे बहुत आगे जा चुकी होती है। उसके लिए जरूरी है कि आपको टेक्नोलॉजी को इन्फोर्स करना पड़ेगा और आपको इस खौफ से निकलना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को कि शायद अगर टेक्नोलॉजी की चीजें आ जाएंगी तो कुछ लोगों की जॉब स्टेक पे लग जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। हमने अगर पूरी चीज को डेवलप करना है और स्टूडेंट को इस काबिल बनाना है कि वो ग्लोबल चैलेंजेस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सके, तो उस पर हमें आज ही एफर्ट करने पड़ेगा। और एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है ना वो लर्निंग प्लेस होता है, उसको जितना हम डाइवर्सिफाई करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो उतना अच्छा एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा जो कि मार्केट में जाके अच्छे रिजल्ट डेवलप करेगा।
हमारी यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है, वो टिकटॉक वगैरह से निकल के ई कॉमर्स की तरफ भी आए, क्योंकि अभी वही लैकिंग है। उनको लगता है कि आप जल्दी पैसा कमाना है तो आप इस तरफ चले जाएं। ऐसे ही आप पैसा इस देखिए, मैं थोड़ा क्लियर करूँ कि ई कॉमर्स में आप ओवर द नाइट किसी भी बिजनेस में आप ओवर द नाइट पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि अच्छी बात सिर्फ ये है कि इस बिजनेस में आपको फाइनेंशियल मसल्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक नीश पे बहुत लिमिटेड बजट के साथ चीजों को कर सकते हैं। लेकिन कारोबार करने के लिए या नौकरी करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे हम जब ग्रेजुएशन करते हैं, मैंने मेरे अच्छे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे जिंदगी में बात बताई कि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, तो आप क्लास 1 में नहीं बन जाते। इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। आप क्लास 1 से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते करते आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जो कि डेस्टिनेशन होती है, इसके बाद आपको डिग्री मिलती है। तो जब आपकी अर्ली टाइम में ये चीज है तो उसको आपने अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करना है। बिजनेस नर्व्स का काम है, उसमें आपको अप्स एंड डाउन आएंगे। बिजनेस का जो पूरा सर्कल है वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। आपको लॉस भी आएंगे, आपको प्रॉफिट भी होगा। तो आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना है, आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना। और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी एक चीज है कि हमारे किसी एक बंदे की अगर अच्छी जर्नी हो ना तो वो सबको ये कहता है ये काम कर। तो हमारे आज भी ई कॉमर्स का जो काम हो रहा है या बाकी काम हो रहे हैं, वो खानदान में एक बंदे ने अच्छा काम किया होता है, वो सबको कहता है ये काम कर। तो हर बंदे के अपने सर्कल जो है स्किल्स होती हैं, उसको आप पहले आइडेंटिफाई करें, अपनी स्किल सेट पे काम करें, अपनी लाइकिंग भी काम करें। क्योंकि अगर आपका प्रोफेशन और आपकी लाइकिंग कहीं कंबाइन हो जाए ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो बच्चा है वो पढ़ रहा है जिसको पढ़ना नहीं चाहिए, जिसका उसका इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो इसलिए पढ़ रहा है जो कि बाकी लोग पढ़ रहे हैं। एक आपको पता है एक जमाने में सारे पूरे पाकिस्तान में एमबीएस का कॉन्सेप्ट निकला है। अब आज डॉक्टर्स इंजीनियर्स का निस्बतन कम हो गया। अब हर बंदा टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अपना एप्टीट्यूड पहले डेवलप करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये कॉलेजेस पे इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है कि जो स्टूडेंट उनके पास आ रहा है उसकी ग्रूमिंग करें, उसको थोड़ा सा ग्रिल करें कि वो जिस तरह जा रहा है उसको फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज आज से 10-15 साल के साथ बात होगा तो भी ये नहीं होगा। यानी ये नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएट्स ना निकालें, साथ में आगे का भी काम फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, आपको जॉब्स नहीं मिलती है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक एनवायरनमेंट लगता है। क्योंकि जो बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है ना उसकी एक डिमांडिंग विश लिस्ट होती है, जो अच्छी बात है कि मुझे एक रीजनेबल ऑफिस मिले, मुझे प्रॉपर टेबल मिले, वहां बैठ के मैं काम करूं, जबकि प्रैक्टिकलिटी से डिफरेंट होती है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रोसेस से निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे काम नहीं कर सकते। सही। अच्छा, ये 2025 में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटीज किस तरह से ग्रैब करें? आप 2-3 चीजों पे काम बहुत ज्यादा करें। टेक्नोलॉजी को लर्न करें, और लर्न करने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज अवेलेबल है। आज आपको कहीं पे डिपेंडेंसी नहीं है कि आपने किसी कॉलेज में जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है। आप घर बैठ के यूट्यूब खोलें, आप डिफरेंट वेबसाइट देखें। जिस बंदे ने सीखना होता है उसके लिए ये बेस्ट एरा है जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट करता है। प्लस एआई के बारे में बहुत सुन रहे हैं, बहुत सारी बात हो रही है, इसको लर्न करें। और ये बहुत आसान चीज है। ये बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो तमाम काम जो इंसान आज कर रहा है, आज से पहले करता था, उसमें से कुछ काम मैंने कंप्यूटर के हवाले कर दिया, उसको मैंने सिखा दिया कि अब ये काम तुमने इस तरह करना है। जो सवाल रोजाना मेरा कस्टमर मेरे से पूछता है, वो सवाल मैं उस कंप्यूटर में फीड कर दूंगा कि अगर कल को कस्टमर तुम्हारे से ये सवाल पूछे तो तुमने ये जवाब दे देना। उसका फायदा ये होगा कि मेरी जो परफॉर्मेंस है, मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत बेहतर होगी। तो टेक्नोलॉजी को सीखें। टेक्नोलॉजी कोई बुरी चीज नहीं है, वो खतरनाक चीज नहीं है। बनाने वाला तो इंसान है ना, इंसान का दिमाग तो हमेशा वो कहीं ना कहीं उसको सरपास कर सकता है। लेकिन अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं कनेक्ट रखें और इस तरह के टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, नई चीजों पे काम करेंगे। और ई कॉमर्स इन तमाम चीजों में निस्बतन आसान और डाइवर्सिफाइड काम है। इसको लर्न करें, इसको सीखें, और जहां से भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको जरूर अवेल करें। क्योंकि आजकल के जमाने में हम उस जमाने में आ गए जहाँ पे बिजनेस जो पहले एक कम्युनिटी या खास क्लास करती थी, अब हर बंदा कारोबार कर सकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि कारोबार करने के लिए आप सिर्फ नर्व्स पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और आप ये समझें कि हर कारोबार में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड होने चाहिए। आपको कभी भी बहुत एक्साइटमेंट में अपने बिजनेस को उस लेवल पे अपस्केल नहीं कर लेना चाहिए कि जहां पे उसको कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना मुश्किल हो। जितना कंट्रोल रखेंगे, जितना फोकस लेंगे, जितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, मेरा ख्याल है 2025 में हम बहुत अच्छी होप्स के साथ चीजें स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपके साथ गुफ्तगू रही और हमने जाना कि हमारी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसे कैसे ग्रैब कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हुकूमत भी अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करेगी ताकि जो तमाम अवाम हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें मुकम्मल तौर पर, और हम एक स्मूथ पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ सकें, ख़ास तौर पे 2025 में। आप ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप जो है हमें मेंशन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम होपफुली इसके जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।